हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य में कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी कहानी की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास और हम कहानी की दे चुके हैं। देखिए बेटा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं, व्यूज़ भी ठीक ही होते हैं। तो लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता और कमेंट करने में 1 सेकंड ही लगेगा आपको। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करेंगे बेटा, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। क्योंकि हर काम को करने के लिए आदमी के पास एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए ना, किस लिए वो किस काम को कर रहा है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। वैसे आप देख रहे हैं मेरा उद्देश्य यहीं पूरा हो जाता है, लेकिन मुझे घर वालों को जवाब भी देना होता है, तो इसलिए बेटा ये वीडियो लाइक और शेयर करें। प्रश्न संख्या 1। अब ये कह रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। ए प्रियमवदा, बी स्वयं प्रकाश, सी उदय प्रकाश और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा पाल गोमरा जो कहानी है वो है उदय प्रकाश जी की। ये कहानी बाजारवाद पर आधारित है। किस पर? बाजारवाद पर। अब आप कहोगे बाजारवाद क्या होता है? जब हम चीजों के आकर्षण में फंसकर जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं होती उस चीज को भी खरीद लेते हैं, जिस चीज का हमें यूज करना भी नहीं आता उस चीज को भी हम ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं बाजारवाद। ऐसे ही इस कहानी में जो पात्र होता है वो बाजारवाद के चक्कर में आकर उससे आकर्षित होकर एक स्कूटर खरीद लेते हैं। जो पाल गोमरा जी होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्कूटर खरीद लेते हैं, हालांकि स्कूटर उन्हें चलाना भी नहीं आता है। ये कहानी इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है, कि बाजारवाद किस तरह से व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है। जैसे आप अमेजोन और मिंत्रा और बहुत सारी मीशो, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। जो सामने कपड़े पहन के खड़ी है वो लड़की एक मॉडल है, जिसकी ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो बॉडी शेप है वो बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति की बॉडी शेप अच्छी होती है, लेकिन सबके ऊपर अलग अलग तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो अच्छी लग रही है तो हम ऐसे ही कपड़े क्या कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं, और कभी कभी वो कपड़े हम लोगों के लिए बड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, है ना। तो इसे ही कहते हैं बेटा बाजारवाद। आपने एक लाल साड़ी सर्च करी, आपने कहा चलो देख लेती हूँ, एक लाल साड़ी ले लेती हूँ, और उसने आपको 1000 तरह की लाल साड़ियाँ दिखा दी। अभी आपने सोचा ही था कि देख लूँ, ले लूंगी, लेकिन उसने इतनी तरह की 1000 साड़ियाँ आपको दिखा दी कि आपने सेलेक्ट करके बाय भी कर लिया है वो, और वो अब आपके घर आ जाएगी और आप पैसे भी पे कर चुके हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि वो साड़ी निकलेगी कैसे, अच्छी होगी या नहीं होगी, आपके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि आपने वो साड़ी अपने ऊपर नहीं, जो सामने मॉडल खड़ी थी उसके ऊपर देखी थी। इसे ही बेटा बाजारवाद कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2। और हाँ, ये ना सोचे मैं हमेशा लड़कियों के ऊपर ही उदाहरण देती हूँ, लड़कों के ऊपर भी दे देती हूँ, पर कोई नहीं, बच्चे हैं जल्दी बुरा मान जाते हैं। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ए स्वयं प्रकाश, बी अरुण प्रकाश, सी उदय प्रकाश और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा वारेन हेस्टिंग का सांड के लेखक भी उदय प्रकाश जी हैं। अब ये वारेन हेस्टिंग का सांड कौन है? जब हमारा देश गुलाम था तो वारेन हेस्टिंग जो थे उनकी तुलना सांड से की गई थी। सांड के पास भी बहुत सत्ता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब बलशाली होता है। वो अपने उसे जिसका मन चाहता है वो टक्कर मार देता है, कभी शांति से भी निकल जाता है। ऐसे ही ये जनाब थे, भारत में ही रहते थे, भारत के लोगों से घृणा भी करते थे, अपना मतलब निकालने के लिए उनके साथ प्रेम से व्यवहार भी करते थे। यहाँ की लड़कियों को देखकर वो अचंभे में रहते थे कि क्योंकि, और उनसे घृणा करते थे, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत सारी तो सुंदर भी होती थी, लेकिन बहुत सारी बेचारी काली भी होती थी। जब वो घर का काम करती थी, ईंटें बनाती थी और खेतों में काम करती थी, धूप में स्किन काली हो जाती थी, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी भी नहीं रहती थी। तो ये लोग क्या करते थे, उन लड़कियों को फ़ायदा भी उठाते थे, उनसे अपना काम भी कराया करते थे। वो जो आदमी होते थे, मजदूर वर्ग होता था, उससे अपना काम भी कराया करते थे, और वक्त पड़ने पर सांड की तरह अपनी सत्ता दिखा भी दिया करते थे। तो इसी प्रकार से है बेटा ये, ठीक है। चलिए सी आपका विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ए परिंदे, बी तलाश, सी बंजर और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 4। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रस प्रिया, बी रस आखेट, सी रसिक प्रिया और डी प्रिया नीलकंठी। तो बेटा फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है वो रस प्रिया। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 5। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है। ए कमलेश्वर, बी मार्कंडेय, सी उषा प्रियमवदा और डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो बेटा तीसरी कसम और लाल पान की बेगम
जो कहानियां लिखी हैं वो किसने लिखी है? वो लिखी है बेटा फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। तीसरी कसम के ऊपर तो पिक्चर भी बनी है, जिसमें ये वाला गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। प्रश्न संख्या 6, अब ये क्या करें, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी जैनेन्द्र। तो बेटा ये तीसरी कसम मैंने बताया था फणीश्वर नाथ रेणु की जो मूवी थी उस पर ही बनाई गई है। वो जो राज कपूर जी होते हैं उस मूवी के नायक, नायिका थोड़ी पुरानी है तो मुझे नाम याद नहीं है, जो राज कपूर जी होते हैं वो एक नाटक करने वाली लेडी होती है और उन्हें लेके मेले में जाते हैं। वो उस मेले में जाते जाते ही 3 कसम खाते हैं, तो इस कहानी का नाम तीसरी कसम है। तीसरी कसम उनकी होती थी कि वो जीवन में कभी भी जो ये नाटकों में काम करने वाली, जो रंगमंच पे काम करने वाली स्त्री होती है, उन्हें अपनी बग्गी में नहीं लेके आएंगे। प्रश्न संख्या 7, अब ये कह रहे हैं मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? मतलब कहानी किस चीज के ऊपर बनाई गई है? कथ्य का मतलब ए सांप्रदायिकता, बी पर्यावरण, सी प्रदूषण और डी भारत पाक विभाजन। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मलबे का मालिक पर्यावरण या प्रदूषण के ऊपर होगा, किसी कबाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेटा मलबे के मालिक कबाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ये भारत पाक विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना बेटा, तो हम लोग उस समय नहीं थे, लेकिन स्थिति बड़ी खराब थी। जो लोग भारत में थे और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा था, अपनी जगह को एकदम से छोड़ के अनजान जगह पे जाना, अपने लोगों को छोड़ के जाना, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू लोगों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे, लोग आपस में एक दूसरे को छोड़ के गए थे। ये कहानी उसी के ऊपर आधारित है, तो भारत पाक के ऊपर आधारित है मलबे का मालिक। अब आया प्रश्न संख्या 8, अब ये क्या करें, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी। देखिए उसने नारियल को कसकर गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ए मोहन राकेश, बी यशपाल, सी चित्रा मुदगल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये कथन मोहन राकेश की मवाली कहानी का है। किसका? मवाली। अब देखिए एक बच्चा जो अनाथ है, जिसे ना कोई समझाने वाला है, उसके ना कोई अपने घर में रखने वाला है, ना उसे खाना देने वाला है। अब वो चीज़ों की तलाश में, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, सोने की तलाश में इधर उधर ही भटके, लोगों के बीच भटकेगा, मांगेगा। ऐसा तो है नहीं उसकी मम्मी उसके कपड़े निकालेगी, धोएगी, प्रेस कर देगी और उसे वापस से पहना देगी। वो गंदे कपड़ों में ही रहेगा और ना ही उसके कोई कपड़े बनाने वाला है। तो हमारे समाज की बड़ी गंदी मानसिकता है। जो लोग ऐसे हो तो उन्हें क्या कहते हैं गालियों से संबोधित करते हैं ना। तो ऐसा ही एक बच्चा था जिसे वो क्या कहते थे, मोहन राकेश की कहानी मवाली में उसे वो मवाली बोलते थे उस अनाथ बच्चे को। तो ये उसी सामाजिक दायरे को दिखाने के लिए मोहन राकेश जी ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था मवाली। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, कोशिका घटवार कहानी के लेखक हैं? ए फणीश्वर नाथ, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शेखर जोशी और डी दूधनाथ। तो बेटा कोशिका घटवार कहानी के लेखक है शेखर जोशी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 10, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है? ए भरतनाट्यम, बी तिरिया चरित्र, सी कसाई बाड़ा और डी अकर्मक क्रिया। तो बेटा इसमें शिव मूर्ति की जो कहानी नहीं है वो है अकर्मक क्रिया। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 11, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं? ए शिव मूर्ति, बी सतीश जमाली, सी अखिलेश, डी मंजूर एहतेशाम। तो बेटा कसाई बाड़ा के जो लेखक हैं वो है शिव मूर्ति। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? ए दिवा स्वप्न, बी नमक का कैदी, सी छतरी और डी अपाहिज। तो बेटा वाल्मीकि जी का जो कहानी संग्रह है वो छतरी। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 13, राजा नरबंसिया कहानी के लेखक हैं? ए पानू खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर परसाई और डी रविंद्र कालिया। तो बेटा राजा नरबंसिया के लेखक हैं वो है कमलेश्वर। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 14, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है? ए 200, बी 300, सी 400 और डी 500। तो बेटा प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानी लिखी थी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, याद रखना। प्रश्न संख्या 15, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी गुलाब राय और डी रामचंद्र। तो बेटा नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ए बूढ़ी काकी, बी आकाशदीप, सी बड़े घर की बेटी और डी पंच परमेश्वर। तो बेटा जो प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है वो है आकाशदीप।
बी विकल्प आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, सॉरी, हाँ ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखिए बेटा, आकाशदीप कहानी में क्या था? आकाशदीप कहानी दो ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जो कैदी होते थे एक समुद्र में, एक जहाज के ऊपर। उसमें से एक दस्यु होता था और एक लड़की होती थी जिसके पिता वहीं काम किया करते थे। कहाँ पे? उस पे ही, जहाज पे ही। जो जहाज का मालिक होता है वो, उसकी नज़र जो उस लड़की पे थोड़ी ठीक नहीं होती है, क्योंकि एक बार जहाज पे दस्यु आते हैं। दस्यु बोलते हैं बेटा जो जहाज को लूटने वाले लुटेरे होते हैं, उन्हें दस्यु कहा जाता है। तो आए थे तो उसके पिता लड़ाई में मारे गए थे, यानी कि उस लड़की के पिता की हत्या एक दस्यु ने करी थी और वो जो व्यक्ति बंदी था वो भी दस्यु था। एक दिन तूफान आने वाला था, क्योंकि उस लड़की को वहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया था। तो जो जहाज का मालिक था उसने उस लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया, उस लड़की ने मना कर दिया, तो उसने उसे बंदी बना लिया था। अब वो लड़की, जो हमारा वातावरण था, जो हमारा पर्यावरण था, उसे अच्छी बखूबी जानती थी। उसे पता रहता था कब आंधी आने वाली, कब तूफान आने वाला है, कब मौसम सही रहने वाला है। तो एक दिन ऐसी मौसम आने वाला था, मौसम मतलब खराब होने वाला था, तूफान आने वाला था। तो उस लड़की ने, जो साथ में दूसरा कैदी था, उससे कहा कि तुम्हें आज़ाद होना है। उसने कहा हाँ, लेकिन आज़ाद कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उसने कहा नहीं, तूफान आने वाला है, थोड़ी देर में सब कुछ हिलने लगेगा। उसने कहा मुझे एक खंजर चाहिए। उसने कहा मैं दूंगी। अब वो लड़की ऐसे लुढ़कती गई और जैसे ही तूफान आया, एक व्यक्ति के साइड से उसने खंजर निकाला और उसे दे दिया। खंजर देने के बाद दोनों व्यक्ति जैसे तैसे आज़ाद हो गए और उन सबको मार के वहाँ से चले गए, उस पूरे बेड़े को लेके चले गए। अब वो जो एक द्वीप पे जाकर रुक गए वहाँ पे। अब वो जो उस बेड़े के लोग थे वो उस लड़की को रानी कहने लगे थे, और वो जो लड़का था उस लड़के को बुद्धगुप्ती कहते थे। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, रहते रहते जब इन्हें बहुत दिन हो जाते हैं, शॉर्ट में बताती हूँ, जब रहते रहते इन्हें बहुत दिन हो जाते हैं तो लास्ट में जाके एक दिन जो बुद्धगुप्त होते हैं वो उससे बोलते हैं चंपा से कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो चंपा कहती है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। कैसी बेबसी है कि मैं तुमसे प्रेम तो करती हूँ लेकिन तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे पिता के कातिल हो। उसने कहा मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। उसने कहा मेरे पिता को दस्यु ने मारा और तुम भी एक दस्यु हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद, और तुम वापस भारत जा सकते हो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है भारत जाने का, तुम वापस भारत जा सकते हो, मैं यहीं रहूंगी और जो ऐसे भटकते हुए लोग आएंगे मैं उनकी सेवा करूंगी। उन्होंने अपने उस टापू पे बेटा एक बहुत बड़ी मीनार बना रखी थी, जिस मीनार के ऊपर वो हर रोज क्या करती थी, दीपक जलाया करती थी। इसलिए इसका नाम आकाशदीप। आकाश को छूने वाली, मतलब इतनी ऊंची जो आकाश को छू जाए, इतनी ऊंची मीनार थी वो, उसके ऊपर एक दीपक जलाया करते थे वो लोग। उसका नाम था, क्या था उसका नाम, इसलिए इसका नाम रखा गया था आकाशदीप। ठीक है, इस कहानी का लास्ट में जो बुद्धगुप्त होता है वो अपना भारत लौट जाता है और वो लड़की वहीं रह जाती है, वहीं लोगों की सेवा करती है। फिर एंड में दिखाते हैं कि उस लड़की की मजार वहाँ पे बनी होती है। तो यही इस कहानी का सारांश था बेटा, आकाशदीप। प्रश्न संख्या 17, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ए ईदगाह, बी कफन, सी ठाकुर का कुआं और डी बड़े घर की बेटी। तो बेटा प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। ठीक है, कफन में क्या होता है, एक लेडी अंदर प्रसव पीड़ा में से पीड़ित होती है और बाहर उसका पति और उसका ससुर दोनों बैठे होते हैं, दारू पिए हुए होते हैं। जब उन्हें लगता है कि मरने वाली, तो मतलब वो देखते हैं कि भाई ये तो मर गई है, डॉक्टर के लेके नहीं जाते, वो चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है। तो वो लोगों से पैसे मांगते हैं कफन लाने के लिए, और वहाँ जाके वो कफन नहीं लाते हैं बल्कि पूड़ी और दारू खरीद के पी लेते हैं। इसलिए इस कहानी का नाम है कफन। प्रश्न संख्या 18, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? देखिए बेटा जल्दी जल्दी बता रहे ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ए आत्माराम, बी आत्मसंगीत, सी पंच परमेश्वर और डी जादूगर। तो बेटा पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। घटना प्रधान कहानी वो होती है जिसमें एक घटना घटित होती है और सारे चीजों का जो मंचन किया जाता है वो उस घटना के आधार पर ही किया जाता है। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं, जिसमें से एक दोस्त नए गांव की जो पंचायत होती है उसमें होता है और दूसरे दोस्त से के साथ कुछ समस्या घटित हो जाती है। तो पंचायत में होने के कारण उनकी दोस्ती में भी खटास आ जाता है, क्योंकि गांव में पंचायत का फैसला ही सब कुछ होता है और आप उसमें पक्षपात नहीं कर सकते। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 19, जबरा किस कहानी का पात्र है? ए कफन, बी पूस की रात, सी दो बैलों की कहानी और डी ईदगाह। तो बेटा जबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात का। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? ए पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बी बोतल भरकर शराब पीते हैं, सी इनमें से कोई काम नहीं करते, डी उपयुक्त दोनों करते हैं। तो डी हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो दोनों काम करते हैं।
प्रश्न संख्या 21, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र है? ए एल्बम, बी परीक्षा, सी स्वर्णदाता और डी कफन। तो बेटा घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ए प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद और डी यशपाल। तो बेटा दामुल का कैदी के लेखक है प्रेमचंद। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ए बड़े घर की बेटी, बी मिस पद्मा, सी ठाकुर का कुआं और डी छोटा जादूगर। तो बेटा छोटा जादूगर के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24, दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर बताइए कि कांजी हाउस में जब चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेने आया तो उसके हाथ में क्या था? ए छड़ी, बी लाठी, सी लालटेन और डी लस्सी। तो बेटा देखिए, जब कांजी हाउस में जो चौकीदार था वो पशुओं की हाजिरी लिया करता था, अंधेरा होने के कारण, बिजली चले जाने के कारण, तो उसके हाथ में क्या होता था? लालटेन थी बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, आपने सुनी होगी हीरा मोती वाली कथा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ए कायाकल्प, बी सोजे वतन, सी निर्मला और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा प्रेमचंद जी ने सोजे वतन लिखी थी, जिसमें हमारा देश गुलाम था, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ही कुछ लिख दिया था, तो अंग्रेजों ने इस कृति को जब्त कर लिया था, सोजे वतन को। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था? ए सोजे वतन, बी कर्मभूमि, सी गमन और डी निर्मला। तो बेटा वो थी सोजे वतन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ए करबला, बी सोजे वतन, सी निर्मला और डी गबन। तो बेटा सोजे वतन को किया गया था। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी गणपत राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ए इंद्रजाल, बी आकाशदीप, सी प्रतिध्वनि और डी आंधी। तो बेटा गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ज्ञानेंद्र कुमार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आकाशदीप के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैं आपको बता चुकी हूँ। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ए पुरस्कार, बी ईदगाह, सी सवा सेर गेहूं और डी नशा। तो बेटा पुरस्कार ये प्रेमचंद जी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ए सल्तनत युग, बी मुगल शासकों का युग, सी विक्टोरिया का शासन और डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो बेटा देखिए, प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात की गई है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी देवदासी और डी इंद्रजाल। तो बेटा नारी पात्र मधुलिका का संबंध है पुरस्कार से। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ए होली का उपहार, बी मुक्ति मार्ग, सी बड़े घर की बेटी, डी देवदासी। तो बेटा ये कहने प्रेमचंद की नहीं है, तो कौन सी है? देवदासी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न संख्या 35, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी की है? मैं बता चुकी हूँ बेटा। ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी गुंडा और डी सालवती। तो बेटा ये आकाशदीप की है, जब चंपा उससे कहती है कि अंधेर, कितना अंधेर है कि जिसने मेरे पिता का खून किया, मैं उसी से प्रेम करती हूँ। प्रश्न संख्या 36, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं? ए चंपा और बुधगुप्त, बी चंद्रगुप्त और अलका, सी अशोक और चारुमित्रा और डी होरी और बुधिया। तो बेटा आकाशदीप के मुख्य पात्र है चंपा और बुधगुप्त। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ए ममता, बी सुजान भगत, सी सालवती और डी छाया। तो बेटा जो जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद ही है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है वो है सुजान भगत। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नसीरा शर्मा का है? ए चल खुसरो घर अपने, बी स्विमिंग पूल,
सी बोलने वाली औरत और डी पत्थर गली। तो बेटा नसीरा शर्मा का कौन सा है? पत्थर गली। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 39, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास और डी संस्मरण। तो बेटा दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, बंग महिला ने लिखी है ये। प्रश्न संख्या 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी डायरी और डी संस्मरण। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी विधा की रचना। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? ए चंद्र किरण सोनरेक्षा, बी बंग महिला, सी होमवती देवी और डी चंद्रमुखी ओझा। तो बेटा जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है वो है बंग महिला, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42, भगवती प्रसाद वाजपेयी रचना मिठाई वाला है। ये कहने भगवती प्रसाद वाजपेयी की एक रचना है मिठाई वाला, वो क्या है? ए कविता, बी कहानी, सी संस्मरण और डी निबंध। तो बेटा ये क्या है? ये है कहानी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिठाई वाले कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसके बच्चों का किसी कारणवश निधन हो जाता है, तो वो अपनी खुशी के लिए मिठाई लेके जाता है और बच्चों को बहुत कम पैसों में मिठाई बांटता है। वहाँ उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो उसे अपने बच्चों के जैसे लगते हैं, तो वो उन बच्चों को ऐसे फ्री में भी मिठाई दे देता है। एक दिन उसकी माँ के पूछने पर तो वो उसकी माँ कहती है कि भाई तुम इतनी सस्ती मिठाई देते हो, इतनी सस्ती तो तुम्हें भी नहीं पड़ती होगी। तो वो कहता है कि मुझे इन बच्चों को देखकर अपने बच्चों की कमी पूरी हो जाती है, इस वजह से मैं अपनी खुशी पाने के लिए बच्चों को ये मिठाई लेके आता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 43, दादी माँ कहानी के लेखक हैं? ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी शिव प्रसाद सिंह और डी टी पद्मनाभन। तो बेटा दादी माँ कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 44, अकबरी लोटा के रचनाकार हैं? ए अन्नपूर्णा वर्मा, बी रामचंद्र तिवारी, सी प्रभु नारायण और डी मुक्ता। तो बेटा देखिए अकबरी लोटा के लेखक कौन है? अन्नपूर्णा वर्मा। अकबरी लोटे में क्या है? 2 व्यक्ति होते हैं, लोटा नीचे गिर जाता है और वो किसी अनजान व्यक्ति के लग जाता है, ठीक है। अब लड़ाई न हो जाए इस डर से वो योजना बनाते हैं और व्यक्ति अंदर आ जाता है। कुछ पैसों की भी बात होती है कि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। अब इस जद्दोजहद में लोटा उनके हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है और वो किसी के लग भी जाता है। तब वो लोग योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत उस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भारत का नहीं होता है, बाहर का होता है। उस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं और बताते हैं कि अकबर के टाइम का लोटा था। वो एक बढ़िया अमाउंट देके उस लोटे को खरीद के लेके जाता है। प्रश्न संख्या 45, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। प्रस्तुत विवरण किस कहानी का है? ए नौकर, बी कामचोर, सी टोपी और डी लाख की चूड़ियां। तो बेटा कामचोर कहानी का है। इसमें क्या होता है, घर का सारा काम नौकर करते थे, बच्चे कुछ नहीं करते थे, सारा दिन पड़े रहते थे और पड़े पड़े मोटे हो रहे थे। तो घर में के जो मुखिया थे उन्हें ये सूझा कि उन्होंने कहा कि नौकर काम नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम खुद करेंगे, और उन्हें कुछ लालच दिया। बच्चों को लगा काम ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब वो काम करने लगे तो सारे घर में जितना भी सामान था उन्होंने सब इतनी बुरी तरह से फैला दिया था कि घर में तूफान सा आ गया था। ऐसे लग रहा था मानो सारे घर में मुर्गियां फैल रही हों, भेड़े हों, टूटे हुए तसले हों, क्योंकि ऊपर चढ़ के वो तसले भी टूट गए थे, बाल्टियां सारी बिखरी हुई थी, लोटे बर्तन सब इधर उधर बिखरे हुए थे और बच्चे दिख रहे थे, ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने कामकाजी बनाने के लिए काम दिया और बच्चों ने वो काम और अधिक फैला दिया। इसलिए कहती हूँ घर में अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे काम करवाया कीजिए, क्योंकि काम करवाना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, काम करवाना अच्छी बात है। काम करवाने से उन्हें आदत होगी और जीवन में काम हमेशा काम ही आता है, तो इसलिए काम सबसे करवाइए ताकि बच्चे काम चोर ना बने। प्रश्न संख्या 46, पानी की कहानी रचना की विधा है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता और डी रेखा चित्र। तो बेटा पानी की कहानी निबंध विधा की रचना है, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ए 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली और डी गुलबहार। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इंदुमती का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न संख्या 48, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए सन 1914, बी सन 1915, सी 1916 और डी 1917। तो बेटा उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। बी विकल्प बिल्कुल सही है बेटा आपका। प्रश्न संख्या 49, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर
हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ए इलाचंद्र जोशी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अज्ञे और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 कहानी की रचना कर कर अमर हो जाने वाले कवि कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आपको मुझे बताना है कि ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने केवल 3 नाटक लिखे और ऐसे कौन से निबंधकार हैं जिन्होंने केवल 6 निबंध लिखकर पूरे भारत में अमर हो गए। आप मुझे कमेंट में बताएंगे बेटा। प्रश्न संख्या 50, और मैं पढ़ा चुकी हूँ ये आपको। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? ए सुदर्शन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ शर्मा कौशिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हमने आपको पूरे 50 प्रश्न पढ़ा दिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपसे जो भी प्रश्न मैं वीडियो में पूछती हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।